भारत और नेपाल के बनते बिगड़ते संबंधों में एक और नया चैप्टर जुड़ गया बिगड़ने का। और इस बार ये जो तू मैं हुई है, यानी कि जवाब देने की जो बात हुई है, उसने शायद इस संवाद को और बिगाड़ दिया है। इंडिया नेपाल के ताल्लुकात काफी खराब हो चुके हैं और अभी जो खराब हुए हैं वो इंडिया के स्टेटमेंट्स की वजह से हुए। इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर, उन्होंने कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी हैं जिसकी वजह से इंडिया और नेपाल के ताल्लुकात में काफी खराबी आई है। तो आइए आज आपके साथ शेयर करते हैं कि इंडिया और नेपाल के जो ताल्लुकात खराब हुए हैं और जो नेपाल के ऊपर ब्लॉकेज लगाया था इंडिया ने, जिसकी वजह से नेपाल को ना तो पेट्रोल मिल सका, ना तो अद्वियात मिल सकी और ना खाने पीने की चीजें मिल सकी। उसकी वजह से जितने भी मसले हुए थे नेपाल के अंदर, नेपाल के लोगों के दिलों में जो नफरत हुई थी वो और भी जाके बढ़ रही है। तो आइए पहले इंडियन मीडिया का रिपोर्ट देखते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि नेपाल के लोगों के दिलों के अंदर इंडिया के लिए नफरत क्यों बढ़ रही है और इंडिया क्यों नफरत को बढ़ोतरी में साथ दे रहा है नेपाल का। आइए आज की वीडियो को करते हैं शुरू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। बिंदास बोल में आपका स्वागत है। भारत और नेपाल के बनते बिगड़ते संबंधों में एक और नया चैप्टर जुड़ गया बिगड़ने का। और इस बार ये जो तू मैं हुई है, यानी कि जवाब देने की जो बात हुई है, उसने शायद इस संवाद को और बिगाड़ दिया है। दरअसल जब से मोदी जी आए तब से नेपाल के साथ हमारे संबंध इन रियल टर्म्स में देखा जाए ओवरऑल तो बिगड़ते ही चले गए, सुधरे नहीं कभी भी। हर एक डिसीजन जो भारत ने लिया पिछले कुछ सालों में, जिसने नेपाल के लोगों को और नेपाल एक देश के रूप में जिसके एडवर्सली प्रभावित किया, वो बुरे निर्णय इतने बुरे थे कि कुछ अच्छे काम जो भारत ने नेपाल में किए थे वो सारे उसमें ढके गए। एक्चुअली सबसे बुरा काम जब नेपाल का 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, समस्या मधेशियों की नागरिकता की थी, लेकिन ये उनका अंदरूनी मामला था। उस समय से ही विवाद निकला कि भारत ने जब उनका संविधान बन रहा था तो उसमें बड़ा हस्तक्षेप किया कि हमें ऐसा संविधान मंजूर नहीं जिसमें मधेशियों को जो दर्जा मिल रहा था उसके ऊपर भारत ने कड़ी आपत्तियां एक किस्म से दर्ज की थी। भले विदेश मंत्रालय अब उस बात को स्वीकार ना करे, और उसके फलस्वरूप जब नेपाल ने उसे नहीं माना था काफी समय तक, तो भारत ने एक अनडिक्लेयर्ड ब्लॉकेड किया था। अनडिक्लेयर्ड ब्लॉकेड यानी कि क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल की सप्लाई, अनाज की सप्लाई, जरूरी चीजों की सारी सप्लाई नेपाल को रोक दी थी। हालांकि भारत हमेशा इस बात से इनकार करता रहेगा कि हमने कभी किया, पर नेपाल की जनता त्रस्त हुई और उस समय के नेपाल के न्यूज़पेपर भरे पड़े हैं इस इंफॉर्मेशन से कि कैसे भारत के ब्लॉकेड ने नेपालियों की जिंदगी को बहुत बुरी स्थिति में पहुंचाया। ये वो दौर था जहां पर नेपाल के एक आम आदमी के मन में भारत के प्रति जो प्रेम था उसमें भारी कमी आई। और ये अनडिक्लेयर्ड ब्लॉकेड कई महीने चला। मैं आपको बताऊं, कई महीने नेपाल में पेट्रोल डीजल नहीं मिला, त्राहिमाम हुआ, अनाज की कमी हुई, दवाइयों की कमी हुई, और जो भी चीजें वहां गई वो सीमा पार से एक तरह से क्या कहा जाता स्मगल करके वहां पहुंची, इलीगल रूट से, लीगल रूट से नहीं गई। इस एक मुद्दे ने पूरे नेपाल के अंदर देखा जाए तो कम्युनिस्ट पार्टियों को मजबूत किया और भारत समर्थक जो नेपाली कांग्रेस थे उसको वीक कर दिया। एक और बुरा डिसीजन फिर इंडिया ने लिया और जिसके कंपन आज तक महसूस हो रहे हैं। नेपाल के बहुत सारे लोग गुरखा भारत की सेना में काम करते हैं, लेकिन जब से अग्निवीर स्कीम आई, नेपाल की सरकार ने 4 साल के लिए अग्निवीर स्कीम के अंदर गुरखाओं को भेजने पर प्रतिबंध लगा दिया।
नेपाल की अर्थव्यवस्था छोटी अर्थव्यवस्था है, 3 सवा 3 करोड़ की पॉपुलेशन है बस, रोटी बेटी का रिश्ता है। तो जो तनख्वाह उनके पास जाती हैं या जो रिटायर्ड गुरखा है उनको जो पेंशन मिलती है, उसके सहारे वहां की अर्थव्यवस्था को एक बल मिलता है। अग्निवीर एक्चुअली इसलिए लाई गई थी कि उसका एक हिस्सा यह भी था कि नेपाल को सबक दिखाया जाए। अब मोदी जी जितना बार मर्जी नेपाल जाएं, मंदिरों के चक्कर काटे वहां जाके भी, और गलबैयां डाल के जो मर्जी कहते रहें कि हमारा रिश्ता तो हिमालय से ऊंचा है, पर हकीकत क्या है? हकीकत यही है। फिर तीसरा इंडिया ने वार किया उसके ऊपर, नेपाल के ऊपर। जब इन्होंने नई पार्लियामेंट भारत में बनती तो वहां एक अखंड भारत का नक्शा लगाया जाता है। उस अखंड भारत के नक्शे के अंदर नेपाल को भारत का हिस्सा दिखा दिया। इतिहास इस बात का साक्षी है कि नेपाल कभी भी एक गुलाम राष्ट्र नहीं रहा, हमेशा एक आजाद राष्ट्र रहा है, एक राष्ट्र के रूप में हमेशा आजाद रहा है। ये नेपाल की खुशकिस्मती है कि पूरे इतिहास में नेपाल को गुलामी नहीं देखनी पड़ी। ये बात जरूर थी कि जब अंग्रेजों के साथ उनकी क्या कहते हैं कि एंग्लो नेपाल की जो वॉर हुई थी, उसमें नेपाल को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया था और एक टुकड़ा भारत के अंदर मिला लिया था अंग्रेजों ने, जो आज का उत्तराखंड है। खैर, ये इतिहास की बातें हैं। लेकिन इसके अलावा जो बॉर्डर डिस्प्यूट था, अखंड भारत का जो नक्शा लगाया वो तो हुआ, उसके फिर रिटेलिएशन में मेयर ऑफ काठमांडू ने एक नया अखंड नेपाल का नक्शा निकाल दिया, जिसमें भारत के कई हिस्से उन्होंने अपने में दिखा दिए थे। फिर एक बॉर्डर डिस्प्यूट था, काला पानी लिम्पू धुरिया, और वहां पे इंडिया ने अपने नक्शे को, वो उन हिस्सों को अपना दिखाया, नेपाल ने अपना दिखाया। ये एक और कंटेंशियस इशू हो जाता है, बहुत बड़ा। पर नेपाल के साथ जो कड़वाहट थी वो बढ़ती चली गई। अब ये बात फिर से निकल कर आई। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, अब जो कि प्रचंड के साथी हैं, पुष्प कमल दहल प्रचंड जो वहां के प्रधानमंत्री हैं, इन दोनों की मिलकर सरकार है। और वैसे भी केपी शर्मा ओली पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं, चाइना के कट्टर समर्थक हैं, और प्रचंड भी कट्टर समर्थक हैं। अब संविधान दिवस के ऊपर कुछ बातें केपी शर्मा ओली ने कही कि जयशंकर ने मुझे धमकी दी थी कि अंजाम बुरा होगा। ये शब्द नेपाल से निकल के आते हैं, और इसने, इस तू मैंने इस समय ये तलखी और बढ़ा दी। बात है 19 सितंबर 2021 की। एक इंटरव्यू आता है जयशंकर का एक चैनल के ऊपर, ये वहां से डिटेल्स आती है कि भारत और नेपाल के रिश्तों में 2021 19 सितंबर के आसपास एक बड़ी स्ट्रेस, बड़ी टेंशन आ गई थी। केपी शर्मा ओली जो उस समय प्रधानमंत्री थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, उन्होंने जयशंकर पर, जो उस समय मोदी के दूत थे, उन पर काफी इल्जामात लगाए। और फिर वहां पर नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के सामने और स्टैंडिंग कमेटी के सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स पेश किए। उन डॉक्यूमेंट में लिखा था कि जयशंकर ने संविधान में अगर वो बदलाव नहीं लाएंगे तो धमकी दी थी, नेपाल को धमकी दी थी। अब जयशंकर निकल कर आ रहे कि हमने ऐसा कोई धमकी नेपाल को नहीं दिया, लेकिन केपी शर्मा ओली अपनी बात पर अड़ी रहे कि जयशंकर ने मुझे धमकी दी थी कि अंजाम बुरा होगा। एक चीज मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि भारत ने कई अपने पड़ोसी देशों के साथ जो ट्रीटमेंट किया, उनके साथ गलतियां तो की हैं, गलतियां उनकी भी हैं, लेकिन गलतियां इंडिया ने भी की हैं। उन गलतियों का खामियाजा हमें भूटान में, मालदीव में और नेपाल में भुगतना पड़ रहा है। एक्चुअली मैंने बोला कि वो जो मधेशियों का मामला था, वो आज तक उनको सालता रहता है।
तो केपी शर्मा ओली कहते हैं कि अगर इस फॉर्मेट में संविधान लागू किया तो अंजाम बुरा होगा। यानी कि मधेशियों को जो स्टेटस इंडिया चाहता है उसमें देने को और नेपाल नहीं दे रहा है और नहीं किया तो अंजाम बुरा होगा। कि यानी कि आप अपना संविधान बना रहे हो, हमारे हिसाब से बनाओ, जो हम कहेंगे वो तुम करो उसके अंदर। ये इंडिया के इंटरफेरेंस की बात थी, हस्तक्षेप की बात थी यहां पर। तो जयशंकर से जब इस बारे में पूछा गया कि क्या इंडिया ने इंटरफेयर किया था जब उनका संविधान बन रहा था, अब ये बात जग जानता है कि हां, इसमें सच्चाई थी। और उस समय बहुत सारे न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स आई। 2015 में जो नेपाल ने मधेशियों के ऊपर जो बात कह के जो संविधान के अंदर सारा जो नया संविधान प्रकाशित किया था, तब इंडियन एक्सप्रेस ने कहा था कि भारत उसमें 7 बदलाव चाहता है, 7 चेंजेस चाहता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब ये बड़ी बात थी कि नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया क्यों इंटरफेयर करेगा। लेकिन चूंकि बड़ा कंट्री है तो आप समझ सकते हो कि बहुत कुछ होता है जो बताया नहीं जाता, और फिर कभी बात निकल के आती तो उसको खारिज कर दिया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन सबको पता है कि ऐसा होता है। जयशंकर ने इस बात को खारिज किया कि भारत ने कभी नेपाल में जब उनका संविधान बन रहा था तो उसमें बदलाव लाने के लिए हस्तक्षेप किया है। ये बात सही है बिल्कुल। जयशंकर ने यह कहकर टालने की कोशिश की कि कभी कभी अखबारों की आदत होती है कि वो जैसे कि वो जो चाहे वो लिख सकते हैं, उनको आजादी है। लेकिन हम भी नेपाल के अंदर स्टेबलाइजेशन चाहते हैं और ग्रोथ चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, मदद के लिए तैयार हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे बॉर्डर पे कोई वायलेंस हो या बॉर्डर हमारा डिस्टेबलाइज हो। और फिर कहते हैं कि राजनीति में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, उसका फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, लेकिन साथ बैठ के सहमति बनाएं। अभी साथ बैठ के सहमति, नेपाल आपके साथ क्यों सहमति बनाएगा जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन है। कुछ बातें जो थी वो गोलमोल थी यहां पर इसने एक बार फिर से उस मुद्दे को जागृत कर दिया जहां पर भारत और नेपाल के बीच में बढ़ती हुई टसल या तू मैं जो अब जो हुई है केपी शर्मा ओली और जयशंकर के बीच में, ये अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है। केपी शर्मा ओली वो व्यक्ति हैं जो भारत के सामने झुकेंगे नहीं, मैं आपको लिख के रख दूं, क्योंकि उनको चीन का समर्थन भी प्राप्त है और आज के नहीं, पहले से कट्टर चीन के समर्थक है। दूसरी बात, नेपाल के अंदर जो भारत समर्थक नेपाली कांग्रेस है उसका प्रभुत्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हालांकि नेपाल के अंदर भी आरएसएस ने अपनी शाखाएं खोल के दूसरे नाम से वहां पर अब हिंदू राष्ट्र को वापस लाने की बात की है कि वहां पर राजशाही वापस आए। नेपाल में राजशाही वापस लाने में आरएसएस का इंटरेस्ट क्यों है? वो इसलिए कि नेपाल के अंदर अगर राजशाही वापस आती है तो भारत में भी राजशाही वापस आती है। वही तो एक मेन एम है आरएसएस का, देखा जाए तो आरएसएस वहां भी इंटरफेयर करना चाहती है एक्चुअली, देखा जाए तो। लेकिन शायद आज नेपाल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की ग्रिप इतनी स्ट्रांग है कि वहां पर नेपाली कांग्रेस का जो प्रभुत्व है धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। आप भी कहेंगे कि नेपाल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी कितनी स्ट्रांग कैसे हो गई? चाइना का प्रभुत्व भी बहुत है वहां पर, और चाइना की ग्रिप बहुत मजबूत है वहां पर। दूसरी बात, जो वहां पर चुनाव होते हैं उनके ऊपर भी चाइना का बड़ा प्रभाव देखा जाता है। अक्सर कहा जाता है कि नेपाल की सरकार जो है, नेपाल के अंदर काठमांडू के अंदर जो 2 एम्बेसी हैं, 2 एम्बेसी से नेपाल की सरकार चलती है, एक इंडियन एम्बेसी और एक चाइनीज एम्बेसी। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। लेकिन हां, जयशंकर और केपी शर्मा ओली के बीच के संवाद जो निकले हैं ये तू मैं से कुछ ज्यादा ही हैं, और यहां पर भारत और नेपाल के संबंध और बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बनते नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि कोई बनने वाली बात तो कोई करता ही नहीं है, और नेपाल तो अब करेगा नहीं, क्योंकि प्रचंड और केपी शर्मा ओली की ज्वाइंट गवर्नमेंट है और ये चीन के झुकाव वाली सरकार है। बाकी जो मर्जी समझिए आप, लेकिन सच्चाई यह है कि इंडिया इनवेरिएबली शोज इटसेल्फ एज ए बिग ब्रदर। हम हमेशा अपने आप को बिग ब्रदर के तौर पर पेश करते हैं, भूल जाते हैं कि हम जिससे डील कर रहे हैं वो हमारा एक राज्य नहीं है, एक स्वतंत्र राष्ट्र है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। बिंदास बोल से लेंगे हम आपसे विदा।
और बहुत जल्दी मिलेंगे अगले ऐप में। धन्यवाद। तो भाई साहब, इंडिया नेपाल के ताल्लुकात फिर से खराब हो चुके हैं और खराबी की वजह है इंडिया खुद। और इंडियन मीडिया ने उनसे जब इंटरव्यू लिया गया तो इंटरव्यू के अंदर ऐसे सवालात खड़े हो गए जो आज तक मुझे भी नहीं पता थे। ब्लॉकेज आप सबको पता है कि भाई 2016-2019 के अंदर हुआ था और 2021 में कुछ अलग सी बातें थी। वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा जब वो इंटरव्यू के ऊपर मैं रिएक्शन दूंगा। बात यहाँ पे ये आ रही है कि इंडिया नेपाल के ताल्लुकात खराबी की वजह इंडिया खुद है। इंडिया चाहता है कि नेपाल की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजिंग की जाए और नेपाल के ऊपर ऐसे रूल लागू किए जाए जिससे नेपाल इंडिया का कैदी बन जाए। मतलब कि इंडिया जो चाहेगा वो नेपाल के साथ कर सकेगा, नेपाल की अपनी मर्जी और अपना कुछ नहीं होगा। और इसी वजह से इंडिया नेपाल के बीच में कशीदगी काफी ज्यादा बढ़ी। आप सबको पता है कि इंडिया और नेपाल के बीच में एक चीज जो कॉमन थी वो थी, ये चीज थी कि भाई खुले बॉर्डर है, ओपन बॉर्डर है और ओपन बॉर्डर की वजह से लोग आते जाते हैं। बट जबकि ब्लॉकेज लगा तो सारे बॉर्डर को बंद कर दिया गया था इंडिया की तरफ से और इंडिया फिर इस बात को मानने को कबूल नहीं कर रहा था कि भाई हमने बॉर्डर बंद किए हैं। हालांकि मीडिया न्यूज और बॉर्डर के जो विजुअल्स हमें देखने को मिल रहे थे उसमें यही बात थी कि भाई इंडिया ने नेपाल के बॉर्डर को बंद किया है और ये बॉर्डर की बंद होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता से नेपाल के लोगों के दिलों में इंडिया के लिए नफरत बढ़ी और ये नफरत बढ़ती बढ़ती आगे चली गई और ये नफरत आगे तक जा गई 2021 के अंदर जब केपी ओली शर्मा की हुकूमत को खत्म किया गया था। तब ये नफरत और भी काफी बढ़ गई थी। उसके बाद हमने 2022 के अंदर देखा और 2022 के अंदर जब नेपाल का इलेक्शन हो रहा था तब भी ये चीज हमने देखी थी। और 2023 के अंदर अगर हम देखें तो 2023 के अंदर ग्रेटर नेपाल के मुद्दे के ऊपर इंडिया नेपाल की काफी कशीदगी हुई थी और एक दूसरे से काफी मुकाबले हुए थे। इंडिया नेपाल के ताल्लुकात के बारे में बात करें तो एक दफा फिर से इंडिया नेपाल के जो ताल्लुकात है वो काफी खराब हो चुके हैं और इंडिया नहीं चाहता कि भाई किसी भी तरीके से ताल्लुकात बेहतर हो। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ रूल्स है जो इंडिया चाहता है कि ये नेपाल के ऊपर लागू किए जाए और लागू होने के बाद ही नेपाल के साथ बातचीत होगी। पहले एक इंटरव्यू में आपके साथ शेयर करूंगा जयशंकर का, वो अभी आप लोग देख सकेंगे। हो सकता है इस वीडियो से पहले आ गई हो सकता है इस वीडियो के बाद में आएगी। वीडियो लाजमी देखिएगा।